अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सीवीपी एनालिसिस के पास पेपर क्वेश्चंस पे हमारी डिस्कशन जारी थी और कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था और क्वेश्चन नंबर 4 की डिस्कशन हमने कुछ कर ली थी, फॉर्मेट हमने बना लिया था और कुछ वर्किंग हमने परफॉर्म कर ली थी, कुछ वर्किंग हमारी रहती है। तो कल के लेक्चर से कोई क्वेश्चन किसी बच्चे के जहन में है, कोई पूछना चाहते हैं तो पूछिए जनाब। सीवीपी एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 4 पे बात हमारी जारी है। कोई सवाल? हमने इसका जो फॉर्मेट डिस्कस किया था वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? टारगेट पीबीटी, देन फिक्स कॉस्ट ऐड किया तो ये हमारा रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हम लेस किया कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑलरेडी अर्नड जो 2 महीने का था वो लेस कर दिया, तो हमारा रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन 10 मंथ्स आ गया। इसको हमने डिवाइड किया किससे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से, तो हमें रिक्वायर्ड सेल्स आ गई जो हमसे मांगी गई हैं। ठीक है जी, ये थी कहानी। और टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने कल कैलकुलेट कर लिया था, कितना था? 125,000,000,000, ये हमने ऑलरेडी कल कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ तक हमारी बात होगी थी, इससे आगे अभी हमें चलना है। तो एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब हमने बात शुरू, अब हमने टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, अब हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए। तो फिक्स कॉस्ट की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो 2 फिक्स कॉस्ट तो ये पड़ी हुई है जी, लेकिन अब नई सिचुएशन में हमारी फिक्स कॉस्ट सिर्फ सेम यही नहीं रहने वाली। नई सिचुएशन में हमारी फिक्स कॉस्ट में इजाफा आने वाला है। कौन सी वाला? ये 5 मिलियन की एडवर्टीजमेंट कैंपेन, ये भी हमारी फिक्स कॉस्ट में ऐड होने वाली है। तो जनाब हमारी फिक्स कॉस्ट जो अब हो जाएगी एक 21.2 मिलियन प्लस 4.5 मिलियन प्लस 5 मिलियन, और ये 5 मिलियन हमारी एडवर्टीजमेंट की मार्केटिंग की कॉस्ट है, ये जो हमें नोट नंबर 2 में बताई गई है, ये अब हमारी फिक्स कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। एज अ रिजल्ट हमारी फिक्स कॉस्ट कहाँ जाती है? 30.7 मिलियन। सम कर लो तो आपका कंट्रीब्यूशन कहाँ गया? रिक्वायर्ड 43.2 मिलियन, यहां पे आपका चला गया कंट्रीब्यूशन। अब हमें कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी अर्नड चाहिए। इसके लिए बेटा हम ऑलरेडी 2 महीनों में 1500 यूनिट बेच चुके हैं। 1500 यूनिट्स इनटू एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो हमने कमाया, वो मैं यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दूँ से वर्किंग 1 मैं यहाँ के इसके लिए कर चुका हूँ, ये वर्किंग 2 मैं इसके लिए बनाता हूँ। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने कमाया कितना? अच्छा जी, मेरे पास एक्चुअल कंट्रीब्यूशन के लिए मुझे डाटा क्या चाहिए? प्राइस पर यूनिट चाहिए, वो ये है। मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, तो ये प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट है, ये ऑपरेटिंग की वेरिएबल कॉस्ट है। और यहां से पढ़िए ज़रा तो पता लग जाएगा क्या ये सेम रही है, इसमें कोई चेंज आ गया। हमें बताया गया है कि प्राइस तो ये होगी और मटेरियल प्राइस में इजाफे की वजह से जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसमें 5% इजाफा आ गया है। लीजिए जी, मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए वर्किंग 2 बना रहा हूँ। मैं वर्किंग 2 बना रहा हूँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए, जिसमें प्राइस मेरे पास अवेलेबल है 9500। इसमें से मैं लेस करता हूँ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स,
वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स का डाटा जो मेरे पास है भाई वो है 127 मिलियन, लेकिन ये तो है टोटल, 127 मिलियन तो टोटल है, इसमें से लेस कर दो फिक्स 21.2 मिलियन, ये मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। लेकिन ये तो वेरिएबल कॉस्ट है कितने यूनिट्स की भाई, ये प्राइस है, वो रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू डिवाइड विद प्राइस करोगे तो यूनिट्स आ जाएंगे। यहां से देख लो ये 168 मिलियन तकसीम 10,000, ये यूनिट्स आ गए, 16,800 बनते हैं शायद। ये वेरिएबल कॉस्ट है और ये यूनिट्स हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट आ गई, लेकिन इसमें इजाफा आ जाना है 5% का। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरी क्या आई होगी एक्चुअल, डबल 1250। मेरी सेल्स के यूनिट यहां से आ रहे हैं 16,800, ठीक है जी। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड विद 16,800, ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट आ गई। ये तो बजट के लिहाज से थी, एक्चुअल में 5% इजाफा है, डाल दिया। और इसके अलावा वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मजीद हमें वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी चाहिए। और वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मेरे पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 16 मिलियन, इसमें से फिक्स लेस कर दो 4.5 मिलियन, इसको डिवाइड कर दो 16,800 से, कॉस्ट पर यूनिट आ गई। और इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, तो हम अज्यूम करेंगे चेंज का जिक्र नहीं है तो सेम रहा होगा। क्या रहा होगा, 684.5। लीजिए जी, इसको लेस कर दीजिए, ये आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ गया। डबल 203। ये है वो कंट्रीब्यूशन जो पिछले 2 महीने में हमने पर यूनिट कमाया। 2203 यहाँ पे डालो तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना कमाया पिछले 2 महीने में, 330। लीजिए जी, ये वो कंट्रीब्यूशन है जो हमने कमाया। तो बाकी कितना रह गया कमाने वाला 10 महीनों में, लीजिए जी, ये कहानी कहाँ तक पहुँच गई कि हमने टोटल कंट्रीब्यूशन पूरे साल में कितना कमाना था, कितना हम कमा चुके 2 महीने में, बाकी 10 महीने में कितना कमाना रह गया। अब हमने इसको डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से, तो अगले 10 महीने में कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इससे कोई फर्क होने वाला है? अगले 10 महीने में वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज आने वाला है? तो हम यही कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो हमने निकाला वर्किंग 2 में से, इसी को लेके आगे चलते हैं। 2203 18,110। लीजिए जी, ये हैं हमारे यूनिट्स जो हमें मजीद बेचने हैं। $18,110। अगले 10 महीने में हमें 18,110 यूनिट बेचने हैं। अगर हम रिक्वायर्ड प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमारा सवाल यही था कि अगले 10 महीने में मिनिमम कितने यूनिट्स बेचें कि हम डिजायर्ड डिविडेंड पे कर पाएं। तो हमने डिजायर्ड डिविडेंड को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर लिया, टारगेट प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया, और उसको लेके हमने सवाल हल किया। इस सवाल की प्रेजेंटेशन स्लाइटली फर्क भी आप कर सकते थे, जरा देखना जरा। इस सवाल की प्रेजेंटेशन आप ऐसे भी कर सकते थे कि मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन इतना कमाना है और मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2203 है, तो मुझे टोटल कितने यूनिट बेचने हैं? 19,609। ऑलरेडी कितने बेच चुके हैं? बाकी 10 महीने में कितने बेचने हैं? 109। ये कहीं राउंडिंग ऑफ का फर्क निकाल लिया आपने, बहरहाल उधर 110 निकाला, यहाँ पे 109 आ गया, राउंडिंग ऑफ का फर्क है। बहरहाल आंसर आप ऐसे प्रेजेंट कर दो, ऐसे प्रेजेंट कर दो, दोनों तरह से एक्सेप्टेबल है।
मैं बात कर रहा हूं इस अरेंजमेंट की। ये वर्किंग आप ऐसे कर दो या आप ऐसे कर दो, ठीक है। जो ब्रैकेट में मैंने शो किया, आप ऐसे प्रेजेंट कर दो, यहां से आगे ऐसे प्रेजेंट कर दो, या यहां से आगे ऐसे प्रेजेंट कर दो, दोनों तरह से एक्सेप्टेबल है। टोटल हमें कंट्रीब्यूशन कमाना कितना है, वो कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए हमें टोटल यूनिट्स बेचने कितने चाहिए। 2 और महीने में ऑलरेडी जो बेच चुके हैं वो निकाल दिए, तो बाकी 10 महीने में कितने बेचने हैं वो आ गया। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? सीवीपी एनालिसिस सेक्शन बी का सेक्शन ए का सवाल होता है, यूजुअली अप टू 10 मार्क्स ही हमें ये आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एजेंडा पे है 4 के बाद 5, क्वेश्चन 5 देखते हैं जी। ऑटम 18 का क्वेश्चन 2 है जी। रिक्वायरमेंट इसकी है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट के लिए सेल्स, and determine the production capacity that would be utilized to achieve the sales as computed in part A above. Capacity utilization बताइए कितनी होगी हमारी। ये बन गया 11 नंबर का सवाल। अच्छा, ये 11 नंबर हो गया तो उसका ये नहीं कि सेक्शन बी में चला गया। नॉर्मली जिस ज़माने का ये सवाल है उस ज़माने में सेक्शन ए सेक्शन बी होते नहीं थे, पुरानी स्कीम का सवाल है ना, तो लेकिन सवाल वही 8, 10, 11 नंबर ही आता है। तो हमारी नई स्कीम में सेक्शन ए में गिरता है सवाल, ये ख्याल रखिएगा। नई स्कीम में ये सेक्शन बी में 10 से ऊपर कभी नहीं गया। तो एनीवेज पहला पार्ट है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। सेल्स जब कहा जाता है तो यूजुअली इट मींस रेवेन्यू टू अचीव टारगेट प्रॉफिट, ठीक है। और दूसरे में कहता है जी प्रोडक्शन कैपेसिटी का जिक्र बताइए कितनी अचीव होगी। जो आपने यहाँ पे रेवेन्यू निकाला उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होगी। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन और फिर हम इसके हल की तरफ चलते हैं। Basketball Private Limited BPL is in the process of planning for the next year. BPL is currently operating at 70% of production capacity. अभी 70% कैपेसिटी पे कार कर रही है। The management wants to achieve an increase of 36 million in the profit after tax of the latest year. और ये लेटेस्ट ईयर का पीएनएल है जो गुजरा, उसका पीएनएल सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, और ये आफ्टर टैक्स है। ये हमारा लेटेस्ट ईयर का आफ्टर टैक्स है और कंपनी चाहती है इसमें 36 मिलियन का इजाफा। तो टारगेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां से आ गया, लेकिन हमें तो टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होता है। तो ये टैक्स का रेट है, इसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन चलें, हमें पता लग गया टारगेट प्रॉफिट हमारा कहां से निकलना है, क्योंकि मैं टारगेट प्रॉफिट के लिहाज से उसने बात की कितने यूनिट बेचने हैं। फॉलोइंग आर द मेजर अजम्पशन प्रोजेक्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये सारा डाटा पिछले साल का था, अगले साल की उसने प्रोजेक्शन या अजम्पशन बता दी। सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट वुड बी इंक्रीज बाय 8%. However, to avoid any adverse impact of price increase, 10% discount would be offered to the large customers who purchase about 30% of the total sale. Additionally, distributor commission would be increased from 2% to 3% of the net selling price. Average variable costs other than distributor commission are projected to increase by 4%, while fixed costs other than depreciation are projected to increase by 5%. Depreciation for the latest year was 90 million and would remain constant.
अच्छा जी, ये है जी कहानी, और हमें कहा गया है इस कहानी के मुताबिक बताइए आपका सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट क्या होगा। सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट मेजर कैसे किया जाता है जी? फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड विद सीएस रेशियो। बिल्कुल ठीक है जी, असूल हमारे सामने है। इस असूल के तहत हमें डाटा सवाल से निकालना है। हमें जो पार्ट ए में रिक्वायरमेंट दी गई है उसके लिए हम, ये क्वेश्चन है कौन सा, 5, क्वेश्चन 5 का पार्ट ए, हमें जो रिक्वायरमेंट दी गई है हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए, हमें टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, यहां से ये बन जाएगा रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसको डिवाइड कर देंगे आप सीएस रेशियो के साथ, तो आपकी रिक्वायर्ड सेल्स आ जाएंगी। लीजिए जी, ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें। मैं छोटी छोटी सी वर्किंग, यहाँ पे पास जगह नहीं है तो मैं वर्किंग से ही कर लेता हूँ। आपके पास तो पेज पर जगह होगी, अब वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। मैंने ज़रा पेज स्मार्ट कर दिया तो जगह नहीं बची, तो मैं इसको नीचे वर्किंग में लहदा से शो कर रहा हूँ। टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 90 मिलियन करंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस 36 टारगेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड विद 75 इंटू 100 टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐसा ही है जी, क्योंकि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 25% टैक्स के बाद आता है, जिसका मतलब ये 75 की बेस पे है, 100 की बेस पे बिफोर टैक्स होता है। कितना बना? 168। और ये रुपीज इन मिलियन है, 168। फिक्स कॉस्ट यहां से निकल आएगी भाई, लेकिन हमें तो अगले साल की फिक्स कॉस्ट चाहिए ना, ये तो पिछले साल की निकलेगी। तो अगले साल की फिक्स कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्किंग 2, वर्किंग 2, मेरे पास फिक्स कॉस्ट जो करंट जो है वो क्या है? वो है हमारे पास जनाब 400 का 40% और 60%, 47 का 60%। ये मेरी करंट फिक्स कॉस्ट है। कितनी बनती है भाई? 188.2। ये रुपीज़ इन मिलियन में बात कर रहे हैं जी हम, ठीक है जी, ये भी रुपीज़ इन मिलियन में ही बात हो रही है जी। तो ये मेरी करंट फिक्स कॉस्ट है। क्या अगले साल भी फिक्स कॉस्ट सेम रहने वाली है? हम तो अगले साल का हिसाब कब कर रहे हैं, तो उसके लिए उसने कहा, यहाँ पे कुछ बताया है सेकंड नंबर पॉइंट पे उसने कहा जी वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा होगा 4% और फिक्स कॉस्ट में इजाफा आएगा 5%, लेकिन डेप्रीसिएशन के अलावा। और डेप्रीसिएशन कितनी है? 90%, 90 मिलियन की, ठीक है जी। तो जनाब इसके बाद मुझे डालना है इंक्रीज। इसमें इंक्रीज जो आया वो कितना है? मेरा इंक्रीज है 188.2 में से डेप्रीसिएशन निकालो जो कि है 90 मिलियन, इस पे 5% का इजाफा, बेटा 5% का इजाफा 4.91। लीजिए जी, ये हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई 193.11, 193.11 सम कर लीजिए, 361.11 मेरी फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें सीएस रेशियो चाहिए। सीएस रेशियो जब हमारे पास आ जाएगी तो फिर हम रिक्वायर्ड सेल रेवेन्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। जी बेटा, एनी क्वेश्चन?
CS रेशो के लिए हम बनाते हैं वर्किंग 3। मैंने अगर बनानी है पिछले साल की CS रेशो तो वो तो यहां से बन जाती है, लेकिन मुझे पिछले साल की CS रेशो नहीं चाहिए, मुझे तो अगले साल की CS रेशो चाहिए। और अगले साल में ये कुछ चेंजेस आने वाली हैं। तो भाई हम करते क्या हैं, ये जो चेंजेस हैं ना, हम इस PNL में डाल देते हैं। हम कहते हैं ये अगले साल सिर्फ अगर यही चेंजेस आए तो हमारा PNL कैसे रिवाइज होता है, तो उस रिवाइज डाटा के हिसाब से रिवाइज CS रेशो निकाल लो। तो मैं इन चेंजेस के हिसाब से इस PNL को रिवाइज करता हूं। तो पहली चीज रेवेन्यू में, क्या अगले साल रेवेन्यू में कोई चेंज का जिक्र किया गया? प्राइस में 8% इजाफा है और दूसरा 30% कस्टमर को 10% डिस्काउंट है। ये दो चीजें रेवेन्यू में चेंज आ रही हैं, ठीक है। तो जनाब मैं अगले साल का मैं यहां पे वर्किंग 3 बना रहा हूं जिसमें प्रोजेक्टेड CS रेशो निकाल रहा हूं, और उसके लिए मेरा रेवेन्यू होगा पिछले साल के रेवेन्यू में पहले 8% सेल का इजाफा डाल दो, कितना बन गया? 612.36। फिर इसमें से लेस कर दो डिस्काउंट। मुझे क्वेश्चन में जो बताया गया है कि मेरे 30% कस्टमर को 10% डिस्काउंट मिलेगा, कितना बनता है? 18.37। नेट सेल्स यहां से निकाल लो, 593.99। मेरे पास नेट सेल्स आ गई। तो सेल्स की फिगर मैंने रिवाइज कर ली। अब मुझे वेरिएबल कॉस्ट इसमें से लेस करनी है। वेरिएबल कॉस्ट मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी है, वेरिएबल कॉस्ट मेरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी है, वो तो मैं यहां से ले सकता हूं। लेकिन एक इसमें इशू आ रहा है कि मेरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कमीशन शामिल है, और कमीशन मेरी पहले 2% थी, अब 3% ऑफ नेट सेलिंग प्राइस होगी। तो कमीशन को मैं अलग डील करना पड़ेगा। तो मैं यहां से वेरिएबल कॉस्ट की तरफ जब जाता हूं, लेस वेरिएबल कॉस्ट की तरफ जब जाता हूं, तो सबसे पहले कमीशन आ जाती है, और कमीशन मुझे बताया गया है नेट प्राइस का 3%। ये मेरी नेट सेल्स है 593.99, इसका 3% ये मेरी कमीशन होगी। कितनी जी? 17.82 ये कमीशन होगी। और अब इसके अलावा मुझे अदर वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, ये लेस कर देंगे तो मेरा ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, और यहां से फिर CS रेशो भी हम यहां से एस्टैब्लिश कर लेंगे, जो कि बनती है इफ दिस वैल्यू इज। अच्छा, यहां पे बेटा क्वेश्चन आ जाता है कि CS रेशो में नेट सेल पे निकालनी चाहिए, ग्रॉस पे निकालनी चाहिए। दोनों तरह से आप सवाल हल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप नेट सेल पे CS रेशो ले लीजिए, आप ग्रॉस सेल्स पे ले लीजिए। अगर आप नेट सेल से CS रेशो लेंगे तो आपका रेवेन्यू जो आएगा वो नेट सेल्स आएगा। अगर आप ग्रॉस सेल्स पे CS रेशो कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ग्रॉस आएगा। तो बस इतना सा फर्क है। तो मैं इसको क्वेश्चन में आंसर में ICAP ने चूंकि नेट सेल्स पे लिया हुआ है, तो मैं भी इसको नेट सेल पे लेता हूँ। ये नेट सेल्स हैं, ये हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, और B डिवाइडेड विद A ये हमारा CS रेशो यहां से निकलेगा। अब मुझे देखना है मेरी अगले साल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी। मेरी करंट वेरिएबल कॉस्ट, मैं इसके लिए वर्किंग से 3.1 बनाता हूं। मेरी करंट वेरिएबल कॉस्ट क्या है? करंट वेरिएबल कॉस्ट 400 का 60% प्लस 47 का 40%। मेरी करंट वेरिएबल कॉस्ट 258.8, ये मेरी करंट वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन इसमें तो कमीशन भी शामिल है जो कि मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, तो कमीशन इसमें से निकाल दो भाई, क्योंकि कमीशन तो मैंने ऑलरेडी ले ली ना। तो कमीशन पिछले साल कितनी थी? 2% ऑफ सेल्स, तो 567 का 2% शामिल है, निकाल दो, कितनी बनती है? 11.34।
34 ये निकाल दिया, बाकी क्या बचा? ये मेरी पिछले साल की कमीशन के अलावा खर्चा आ गया। कमीशन तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे ले चुका हूँ, तो इसलिए कमीशन की तो मुझे फिक्र नहीं है। मुझे कमीशन के अलावा खर्चे की फिक्र है। पिछले साल का आ गया तो अगले साल भी सेम होने वाला है, 4% इंक्रीज। तो जनाब इसमें डालिए 4% का इंक्रीज, तो ये मेरा अगले साल का प्रोजेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट आ गया। कितना जी? 253.36 लीजिए जी, 257.36। अब यहां से लीजिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन 318.8581। यहां से लीजिए CS रेशियो 53.67%। तो ये लेके आइएगा यहाँ पे 53.67%। तो यहाँ से आपको रिक्वायर्ड सेल्स मिलेगी। $672.83। ये जी हमारे पास सेल्स आ गई। और ये सेल्स जैसे मैंने को बताया ये नेट सेल्स हैं, ये नेट सेल्स हैं, क्योंकि मैंने अपना CS रेशियो नेट सेल्स पे बेस किया है। ये नेट सेल्स की फिगर मिली है मुझे। अगर मैं अपनी CS रेशियो ग्रॉस सेल्स पे बेस करता तो ये मेरी ग्रॉस सेल्स की फिगर आती। जी बेटा इस कैलकुलेशन को फॉलो कर लीजिए। कोई बात समझ नहीं आई तो पूछिए। किसी कैलकुलेशन पे हेल्प चाहिए बेटा तो पूछिए। बेसिक फार्मूलाज जो CVP एनालिसिस के हैं उनके ही इर्द गिर्द हमें घूमना है। हमें बेसिक फार्मूला हमारे पास आना चाहिए, उसके हिसाब से फिर रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस हम परफॉर्म कर लेते हैं। जी बेटा ये जो प्रोटेक्स की कैलकुलेशन किया हाँ इसमें 36 इंक्लूड करके बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, वो देखो ऊपर जो गोला लगाया हुआ है मैंने। सवाल पढ़िए लेकिन हमें तो प्रीवियस साल का करना है। बेटा मैं अगले साल की रिक्वायर्ड सेल निकाल रहा हूँ, तो ये ऐड मुझे अगले साल का प्रॉफिट चाहिए ना बेटा। जिस पीरियड की मैं सेल निकाल रहा हूँ मुझे उस पीरियड का टारगेट प्रॉफिट लेना है ना भाई। जिस पीरियड की मैं सेल निकाल रहा हूँ मुझे उस पीरियड का टारगेट प्रॉफिट चाहिए। पिछले साल के प्रॉफिट से मुझे क्या लेना देना? CVP एनालिसिस है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है कि मुझे कितनी सेल करनी है, मुझे कितनी सेल करनी है कि मैं 168 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमा सकूं, तो मुझे इतनी सेल करनी है कि मैं इतना कंट्रीब्यूशन कमा सकूं, मुझे इतना रेवेन्यू करना है। पिछले साल का तो कमा लिया, मुझे पिछले साल से क्या लेने देना। हम तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। CVP एनालिसिस इज ऑलवेज अबाउट फ्यूचर। जैसे मैंने बात यहाँ पे CS रेशियो की भी तो ये की, करंट CS रेशियो तो मुझे यहाँ से मिल रही है, मुझे करंट CS रेशियो नहीं चाहिए, मुझे प्रोजेक्टेड CS रेशियो चाहिए। अगले साल मेरी CS रेशियो क्या होगी, इसलिए मैंने ये सारी चेंजेस अगले साल की डाली और मैंने अगले साल की CS रेशियो यहां से निकाल ली है। ये मेरी प्रोजेक्टेड CS रेशियो है। ये मेरा रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन है नेक्स्ट ईयर। अगले साल मुझे कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए, अगले साल मेरी प्रोजेक्टेड CS रेशियो क्या होगी, अगले साल मेरा रिक्वायर्ड रेवेन्यू क्या होना चाहिए।
जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब दूसरा पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा इसका अगेन जो मैं कहता हूँ लॉजिकल मैथमेटिक्स जो है उसकी एक नेक्स्ट लेवल आ जाता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में जिस बच्चे का लॉजिकल मैथ जितना अच्छा होगा वो उतना बेहतर परफॉर्म करेगा। सीधा सा ध्यान रखिए, क्योंकि कॉस्ट नहीं, सॉरी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। हम डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सीवीपी एनालिसिस, जो भी एरिया पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो बच्चा लॉजिकल मैथ्स में जितना बेहतर होगा वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा इस एरिया में। अब यहां पे देखिए पार्ट बी में हमसे कहा गया जा रहा है, determine the production capacity that would be utilized to achieve the sales as computed in A above। आपने पार्ट ए में जो सेल्स निकाली हैं वो सेल्स करने में आप कितने % प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव करोगे। तो पहले प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव करने का कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में क्लियर होना चाहिए कि मैं अगर कहूं आपकी कैपेसिटी प्लांट की 100 यूनिट्स है और आपने प्रोडक्शन की 80 यूनिट्स, तो आपने कितने % कैपेसिटी अचीव की? 80% कैपेसिटी अचीव्ड। कैपेसिटी अचीव्ड नॉर्मली इट इज सिंपली यूनिट्स प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड विद टोटल कैपेसिटी, टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये सिंपल एक फार्मूला है प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव कैलकुलेट करने का, ठीक है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, ये तो हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ी होती है, बातें की होती हैं कि यूनिट्स बनाए कितने और यूनिट्स बना सकते कितने हैं, उस हिसाब से प्रोडक्शन कैपेसिटी आ जाती है। ये वर्किंग, ये कॉन्सेप्ट हमने कई सवालों में पीछे इस्तेमाल किया हुआ है, आगे भी कहीं ना कहीं हमारे सामने आएगा। अब वो हमसे पूछ रहा है कि हम जो रेवेन्यू बजट कर रहे हैं अगले साल के लिए, उस रेवेन्यू पे हमारी कितने % कैपेसिटी अचीव होगी। अब कैपेसिटी का जो फार्मूला मैंने सीखा हुआ है उसमें तो मुझे अगले साल के यूनिट्स चाहिए और टोटल यूनिट भी चाहिए। तो क्या मुझे यूनिट्स का डाटा इस सवाल में कहीं अवेलेबल है? इस सवाल में कहीं भी यूनिट्स का डाटा अवेलेबल नहीं है। यहां पर सिर्फ रेवेन्यू का डाटा अवेलेबल है, प्राइस पे नहीं है कि मैं रेवेन्यू को प्राइस से डिवाइड करके यूनिट्स निकाल लूं। तो अगेन हमें थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, क्या करें भाई। मल्टीपल अप्रोचेज इसकी हो सकती हैं, इस चीज़ को हल करने के लिए मल्टीपल अप्रोचेज हो सकती हैं, लेकिन एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि हम प्राइस को अज्यूम ही कर लें, हम प्राइस को अज्यूम कर लें। तो मैं प्राइस अज्यूम करके सवाल हल आपके सामने ज़रा हल करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं मैं कामयाब उसमें होता कि नहीं होता। मैं अगर अज्यूम करूं कि लास्ट ईयर जो प्राइस पर यूनिट थी दैट वाज 100, अज्यूम कर लिया लास्ट ईयर प्राइस 100 थी। इसका मतलब लास्ट ईयर हमारी सेल्स कितनी थी? सेल्स और इन्वेंट्री का जिक्र नहीं है तो सेल्स इक्वल टू प्रोडक्शन कर लो, कितनी थी? 567 मिलियन डिवाइडेड विद 100, ऐसा ही। रेवेन्यू पिछले साल का ना कितनी आ गई? 5 लाख, 5.67 मिलियन। ये आ गई मेरी 100, ये मेरी आ गई लास्ट ईयर की प्रोडक्शन। लेकिन मुझे सवाल में कहीं बताया गया है कि लास्ट ईयर मैंने अपनी कैपेसिटी का 70% अचीव किया। तो भाई इसके हिसाब से मैं अपनी टोटल कैपेसिटी यहां से निकाल लेता हूं। यहां से मेरी टोटल कैपेसिटी आ गई, टोटल कैपेसिटी मेरी 5670000 डिवाइड विद 70 इंटू 100, ऐसा ही है, 8.1 मिलियन यूनिट्स। एग्रीड?
ये मेरे पास आ गई मेरी कंपनी की टोटल कैपेसिटी, और ये कैपेसिटी मैंने इस अजम्पशन के ऊपर डिटरमिन कर ली है। अब मेरे पास टोटल कैपेसिटी तो आ गई ना टोटल कैपेसिटी। अब मुझे क्या चाहिए, अगले साल में इसमें यूनिट्स कितने हैं, क्या करना चाहिए, इसमें कितने यूनिट्स हैं, क्या करूं, प्राइस से डिवाइड करूं, 100 से डिवाइड ना करूं, क्योंकि अगले साल प्राइस 100, ये तो मेरी लास्ट ईयर की प्राइस थी भाई, सारी कहानी लास्ट ईयर किया गया, अगले साल प्राइस 100 ही होने वाली है, अगले साल प्राइस 100 नहीं है। तो अगले साल प्राइस की कहानी अगर समझनी है तो वो जरा यहां पे आ जाओ। ये है जी अगले साल की कहानी। अगले साल हमने प्राइस तो बढ़ा देनी है 8%, लेकिन क्या सारी सेल हमारी इंक्रीज प्राइस पे होने वाली है? नो। हमारी 70% सेल तो इंक्रीज प्राइस जो कि 100 इंटू 1.08 है, इस पे होने वाली है, एम आई राइट? लेकिन हमारी 30% सेल इंक्रीज प्राइस के 10% डिस्काउंट पे होने वाली है। तो यहां से आप अगले साल की एवरेज प्राइस निकाल सकते हो। मुझे लगता है हम एवरेज प्राइस फॉर नेक्स्ट ईयर हम यहां से ले पाएंगे। कुछ प्राइस ये होगी, कुछ प्राइस ये होगी, एवरेज क्या बनी? बेटा दोबारा चेक कर लो, 104.76। फिर कहते हैं हम फेल हो जाते हैं। तो मैं आज आपको बता रहा हूं, आपके बच्चों में मेजर बच्चों की फेलियर की रीजन केयरलेसनेस होगी। केयरलेसनेस की वजह से आप फेल होते हैं। 104.76। हाँ जी, तो भाई प्राइस आपके पास आ गई है, तो इस प्राइस को लेके यहां पे यूनिट्स बना लो। प्रोडक्शन फॉर 672.83 डिवाइडेड विद 104.76। ये मिलियन में है, ये रुपीस में है, तो मिलियन में आंसर बता दिएगा क्या आता है। अगले साल कितने यूनिट्स हम बना के बेचेंगे भाई, इसके हिसाब से। ये मेरी नेट सेल्स है ना, तो नेट सेल्स के ऊपर मैंने नेट प्राइस ली है भाई। जी बेटा 6.422 मिलियन यूनिट्स लीजिए जी। ये मेरे नंबर दोनों आगे मेरे पास, एक है 6.422 और एक है 8.1। परसेंटेज निकाल लो कितनी आई, कितने परसेंट कैपेसिटी अचीव हो रही है? 70.28%। ये है कैपेसिटी जो हम अचीव करेंगे अगले साल। कैपेसिटी कहाँ से आती है? वो बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे पास था, मैंने उस बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए एक बेसिक अजम्पशन ली, क्योंकि मुझे कैपेसिटी यूनिट्स के हिसाब से मेजर करनी आती थी भाई। ये मैंने एक अप्रोच दी है, आप इसके अलावा किसी भी अप्रोच से सवाल हल कर सकते हो। एग्जामिनर ने भी एक तरीके से सवाल हल किया हुआ है, उसका आंसर भी शायद होना तो यही चाहिए मेरे ख्याल में, यही है 79.28 है, ठीक है। तो उसने किसी और अप्रोच से हल किया, जवाब यही आएगा, जहां मर्जी से कान घुमा लो। तो मुझे जो आसान लगा कि मेरी जो सोच थी वो ये थी भाई, यूनिट्स प्रोड्यूस ओवर यूनिट्स कैपेसिटी, मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी यहां से निकलते हैं। यूनिट्स के लिए मैंने प्राइस एज्यूम की, उस प्राइस को लेके मैंने सारा सवाल हल कर दिया। करंट प्राइस मैंने लास्ट ईयर की 100 एज्यूम कर ली, और अगले साल की प्राइस इंक्रीज और डिस्काउंट के साथ एवरेज प्राइस मेरी 104.7 से आती है। ये वर्किंग नोट कर लीजिएगा। मेरे 70% यूनिट इस प्राइस पे बिकेंगे, मेरे 30% यूनिट इस प्राइस पे बिकेंगे, तो मेरी एवरेज प्राइस 104.76 है, ठीक है। ये प्राइस है 70% की, ये प्राइस है 30% की। एवरेज प्राइस हमारी क्या है, और इस एवरेज प्राइस के लिहाज से हमने यूनिट्स लिए, और यूनिट्स को लेके डाटा हमने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव्ड डिटरमिन कर ली।
हम कितने परसेंट कैपेसिटी अचीव करेंगे? दैट इज 79.28, यहाँ पे 25 है, राउंडिंग ऑफ का फर्क है, हमने डिटरमिन कर ली। जी एनी क्वेश्चन? मैंने चीज़ों को समझाने के लिए एक काफ़ी लंबा 2 नंबर का आपने काफ़ी लंबा ये आंसर है, लेकिन मैं चाहता था कि आप चीज़ों को समझ पाओ, इसलिए मैंने इसको लैबोरेटरी वेज में एक्सप्लेन किया। अदरवाइज ये एक लाइन में भी काम हो सकता था हमारा। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? किसी कैलकुलेशन पे कोई हेल्प चाहिए, पूछिए बेटा। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाअल्लाह कल मिलेंगे तो मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है, 3-4 मिनट रह गए हैं और हम सवाल मज़ीद आगे नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 पे आज अपनी डिस्कशन ख़त्म कर रहे हैं। कुछ सवाल हमारे काफ़ी, बल्कि कुछ नहीं, काफ़ी सवाल रहते हैं, तो इंशाअल्लाह अगले 2-3 दिन ये सवाल ही हमारे CVP के चल रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।